फ्रेंड्स, हमने यहाँ पढ़ा था दाब परिवर्तन का प्रभाव। यहाँ शुरू किया था अपन ने यहाँ से कि हम किन्हीं भी पदार्थों पर जब अपन दाब डालते हैं तो उनके कणों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है, और कणों के बीच की दूरी कम होने पर गैस पदार्थ को अपन द्रव अवस्था में और द्रव पदार्थ को अपन ठोस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी चित्र के द्वारा देखेंगे कि दाब बढ़ाने या घटाने पर पदार्थ की अवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो ताप का प्रभाव और एक दाब का प्रभाव, दोनों का प्रभाव अवस्था परिवर्तन पर निश्चित रूप से पड़ता है। तो यहाँ देखिए, हमने ये सिलेंडर लिया है, इसको बोलेंगे सिलेंडर, ठीक है, और ये पिस्टन, इसको बोलेंगे पिस्टन, जिससे अपन दाब डालते हैं, दबाते हैं। देखो ये दबा रहे हैं अपन यहाँ से। इसमें देखिए आप, ये अणु है, ये अणु गैस के दूर दूर हैं, ये 6 अणु अपन ने लिए हैं, और ये अणु दूर दूर है, इसका मतलब ये गैसीय अवस्था में है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से पिस्टन से इस पर दाब डाला, इसको नीचे धकेला, नीचे की ओर किया, तब देखिए अणु जो है वो पास पास हो जाते हैं। इसकी तुलना में इसके अणु पास पास हो गए दाब डालने पर। कल मैंने एग्जाम्पल बताया था कि कमरे में बहुत सारे व्यक्ति हैं और जो खुले खुले हैं उनको अपन ने इकट्ठा किया एक जगह, तो वो इकट्ठे हुए, फिर हमने और ज्यादा उनको इकट्ठा किया तो वो एकदम चिपक जाते हैं। तो वही पोजीशन यहाँ पर है कि अणु जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल निकट आ जाते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर डाला, और ज्यादा प्रेशर डालने पर क्या होगा कि अणु जो है वो एकदम पास पास हो जाते हैं। देखिए अब इनके बीच में कोई जगह नहीं है, इन अणुओं के बीच में। तो ये कौन सी अवस्था आ गई, ठोस अवस्था। तो हम ये कह सकते हैं कि दाब डालकर और अणुओं को, पदार्थ के जो कण हैं उनको पास पास में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। दाब के बढ़ने और ताप के घटने, ताप कम करते हैं। फ्रीज में किसी सामान को अपन रखते हैं, फ्रीज में अपन पानी रखते हैं तो बर्फ बच जाता है, तो फ्रीज में ताप कम होता है या बढ़ता है, कम होता है ना। तो अगर अपन ताप को कम करें या अपन दाब को बढ़ाएं तो गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदली जा सकती है। ठीक है, क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ठोस भी होती है, गैस तो होती है। अपन जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो गैसीय अवस्था में छोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस पर अगर अपन दाब बढ़ा दें तो दाब बढ़ाकर हम इसे ठोस अवस्था में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसे उच्च दाब मतलब हमने दाब क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है, उच्च दाब पर इकट्ठा किया जा सकता है। हम इसको उच्च दाब पर इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब 1 हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कितने पर, 1 एटमॉस्फेयर पर। 1 वायुमंडलीय दाब पर जो ठोस CO2 है वो बिना द्रव में बदले सीधी वाष्प में बदल सकती है। बात समझ में आ गई? यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। अब यहां पर यह प्रश्न बनता है, आप नोट कर लें इसको, कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर पर यह ठोस CO2 द्रव में बदले बिना सीधी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं, यानी ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं, दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। दाब कितना है, उस पर ताप कितना है, यह निर्धारित करता है कि वह पदार्थ ठोस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा या गैस अवस्था में होगा। ठीक है, तो यहां देखिए ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था का संगलन करवाया, इसको गलाते कैसे हैं, ताप बढ़ाकर। इसका ताप हमने बढ़ाया
तो किस में बदल गई? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था का हमने वाष्पीकरण किया, मतलब हमने ताप और बढ़ाया और दाब कम किया, तो ये किस में बदल गई? गैस अवस्था में। और गैस अवस्था को हम वापस निक्षेपण करके इसको किस में बदल सकते हैं? ठोस अवस्था में। अब इसका उल्टा देखिए, ठोस अवस्था ऊर्ध्वपातन के द्वारा डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल सकती है। ठोस सीधी अगर गैस अवस्था में बदले तो अपन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। हमने पीछे पढ़ी थी ऊर्ध्वपातन की परिभाषा। और गैस अवस्था को हम ठंडा करके संघनन करके अगर द्रव अवस्था में बदलते हैं तो उसको बोलते हैं संघनन। इकट्ठा किया जाता है और गैस के अणुओं को पास पास में लाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? संघनन कहलाता है। ठीक है, और वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा। और द्रव अवस्था के ताप को हम और ज्यादा कम करते हैं तो वो किस में बन जाता है? ठोस अवस्था में। तो इस प्रकार से तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। इनका रूपांतरण द्रव जो है वो ठोस में भी बदल सकता है और वाष्प में भी बदल सकता है। वाष्प जो है वो द्रव में भी बदल सकती है और वाष्प ठोस में भी बदल सकती है। इसी प्रकार ठोस जो है वो द्रव में भी बदल सकती है और ये ठोस गैस अवस्था में भी बदल सकती है। तो इनमें अंत परिवर्तन होता है। ठीक है, आपस में ये इंटरचेंज होते रहते हैं। तो बात समझ में आ गई। और इसके लिए दो चीजें जरूरी कौन सी हैं? दाब और ताप। दाब में परिवर्तन करना होता है और हमें ताप में परिवर्तन करना होता है। ताप में परिवर्तन अपन पढ़ चुके कि ताप में परिवर्तन करने पर हमने बर्फ को गर्म किया था, बर्फ गर्म होके जल में बदली थी, जल गर्म होके फिर वाष्प में बदला था। तो ठीक उसी प्रकार हम दाब में परिवर्तन करके भी अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करोगे। ये 300 केल्विन है, इसको आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो आप 273 घटाओगे या जोड़ोगे, ये मैंने नोट्स में बता रखा है। ठीक है, इसी प्रकार ये केल्विन है तो ये भी आप डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो ये भी इसके आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। ये आप नोटबुक में नोट करके मुझे असाइनमेंट में भेजें। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैस अवस्था होगी, द्रव होगी या ठोस होगी, ये आप जानते हैं। और इसे आप केल्विन में भी बदल लीजिए, भले केल्विन में भी बदल सकते हैं। इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस में जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? बर्फ के रूप में होती है, जल के रूप में होती है या वाष्प के रूप में होती है? तो ये आप मुझे बताओगे। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ये भी अपन ने पढ़ा था। जब हमने बर्फ को गलाया था और हमने जल में बदला था तो हमने देखा था कि तापमान 0 डिग्री पर ही रहता है जब तक कि पूरी बर्फ द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाती। ठीक है ना। और नीचे से अपन ऊष्मा दे रहे हैं फिर भी तापमान स्थिर है, तो वह जो परिवर्तन हुआ, अवस्था जो परिवर्तन हुआ, वो किसके कारण हुआ? नीचे से दी गई ऊष्मा के कारण हुआ। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई जो ऊष्मा है वो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है। और गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की मैंने बताई थी, एक तो संगलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जब ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदला जाता है तो उसको अपन कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, और जब द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदला जाता है तब उसको अपन कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके। तो तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि उस समय दी गई ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में का कार्य करती है, अवस्था परिवर्तन में काम आती है, इसलिए है तापमान में वृद्धि नहीं होती है। अब है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि। गैस को द्रव में परिवर्तित करना है, अभी हमने किया था। गैस को क्या किया था? द्रव में परिवर्तित किया था। कौन सी विधि के द्वारा? देखो हमने क्या परिवर्तन किया था, इसमें देखिए। गैस को हमें द्रव में परिवर्तित करना है। हम क्या करेंगे? दाब बढ़ाएंगे और ताप को कम करेंगे, इसलिए अब गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन सारे जो हैं आप करोगे। अब जो अगला बिंदु है वो है वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण।
पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? अब यहाँ पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमने दो चीजें पढ़ी कि हम अवस्था परिवर्तन जब करते हैं तब हमें दो बातें पता है कि हम दाब में परिवर्तन करते हैं और हम ताप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, दाब बढ़ाते या कम करते हैं और इसी प्रकार ताप बढ़ाते या ताप कम करते हैं जब भी हमें अवस्था परिवर्तन करना होता है। तब ये अपन प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर चुके हैं कि बर्फ को जब या ठोस को जब द्रव में बदलना होता है तब अपन उसको गर्म करते हैं, मतलब ताप बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये दाब के रूप में, ताप के रूप में, दोनों के रूप में अपन बदल चुके हैं। लेकिन यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अवस्था परिवर्तन में हमेशा हमें ऊष्मा में और दाब में ही परिवर्तन करना जरूरी है क्या? किसी और माध्यम से भी क्या हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं क्या? तो इस बात पर अपन पढ़ेंगे आगे। क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? द्रव जो है, द्रव को अपन गर्म नहीं कर रहे, उसका कोई क्वथनांक पर अपन नहीं पहुंचे। क्वथनांक मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जिस पर वो उबलने लग जाता है। तो बिना उसके क्वथनांक पर पहुंचे, बिना उसके अपन बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे और हम उसे वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर दें, ऐसा भी कोई सिस्टम है क्या? तो जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये अपन देखते हैं कि जो आपने ये तो सुना ही होगा कि पानी सूख रहा है, नदियों का पानी सूख रहा है, जो तालाब है उसका पानी सूख रहा है, जो बावड़ियां होती हैं उनका पानी सूख रहा है। तो वो सूख रहा है तो क्या उनका पानी 100 डिग्री पर उबलने के बाद में वाष्प बनकर सूख रहा है या और कोई वजह है उसकी? जो सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है, पृथ्वी पर जो पहुंचता है, वो मैक्सिमम 50 से 54 डिग्री तक रहता है। 50 से 54 डिग्री से ज्यादा उसका ताप नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी और पानी जो है वो वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ता है। ये अपन पढ़ चुके, छोटी क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सूर्य की गर्मी से जल वाष्पीकृत हो जाती है और वायुमंडल में पहुंचती है और वायुमंडल में भी नमी रहती है। तो क्या वहां वो जो जल वाष्प जाती है ऊपर की ओर, वो क्या हमने वहां 0 डिग्री टेम्परेचर किया तब वो जाके वाष्प से द्रव में बदली, या जो बर्फ के कण हैं, ओलावृष्टि होती है तो उसमें क्या वहां 0 डिग्री टेम्परेचर होता है जो ओले बन जाते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर हम जल को खुला छोड़ दें, आप किसी पात्र में जल को आप धूप में रखो, आप देखोगे कि धीरे धीरे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो पानी खत्म हो जाता है उसके अंदर। तो वो पानी गया कहाँ? हमने उसको बॉयल भी नहीं किया, हमने उसको वाष्प में भी नहीं बदला, हमने उसका बर्फ भी नहीं बनाया, उसके बाद भी वो वहां से गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है, स्वतः वाष्पीकृत होता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं, सूखते हैं कि नहीं सूखते? इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? गीले कपड़े अपन सुखाते हैं, गीले कपड़ों से जल स्वतः वाष्पीकृत होता है कि नहीं होता? तो क्या उनका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है क्या? नहीं होता ना। तो हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। पदार्थ के जो कण हैं हमेशा गति करते रहते हैं। किसके? ठोस के नहीं करते। ठोस के तो केवल कंपन कर सकते हैं, लेकिन जो द्रव और गैस अवस्था में है उनके जो कण हैं वो गतिशील अवस्था में रहते हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये तो कंपन करते हैं, ये गति करते हैं और ये भी गतिशील रहते हैं। जो गैस है उनके कणों के मध्य कोई भी आकर्षण बल नहीं होता, ये मुक्त होते हैं। द्रव में कुछ आकर्षण बल होता है जिसके कारण वह अपनी सतह छोड़कर बाहर नहीं जाते। ठीक है, द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है
कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। अब जो द्रव है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि किसी पात्र में आप जल रख कर छोड़ दे बाहर, तो उसके पृष्ठ के जो कण हैं उनके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है, और अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है तो वो नीचे वाले जो कण हैं जिनसे वो बंधे हुए रहते हैं उनसे उनका आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, और धीरे धीरे वह एकदम बंद हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है वो आकर्षण बल, और वो जो अणु है वो मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने का मतलब क्या हुआ कि एक पात्र में हमने जल भरा, जल के ऊपर वाले पृष्ठ पर अतिरिक्त ऊर्जा होती है, अतिरिक्त गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, और उस अतिरिक्त गतिज ऊर्जा के कारण धीरे 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 वह अपने से नीचे वाले जो कण हैं उनसे आकर्षण बल जो था वो तोड़ देते हैं और धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। और एक बार मुक्त होने के बाद में वह उस जल पृष्ठ पर नहीं रुकते और हवा में उड़ जाते हैं, अर्थात वाष्पीकृत हो जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। तो अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है और उस गतिज ऊर्जा के कारण वे इतनी गति प्रदान कर लेते हैं कि वह अपने अणुओं के मध्य आकर्षण बल को छोड़कर और मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है जो अभी बता रहे हैं द्रव में, ये द्रव के अंदर वाले कणों में नहीं होती। हमेशा आप ध्यान रखें कि द्रव का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी जो परत है, उसी के जल वाष्पीकृत होंगे। अब जब वो वाष्पीकृत हो गए तो उनकी जगह किसी और ने ले ली, उनकी जगह अन्य अणु आ जाएंगे, और अन्य अणु जब उनकी जगह आ जाएंगे तो उनके पास अतिरिक्त गतिज ऊर्जा आ जाएगी, उनके पास अतिरिक्त ऊर्जा आ जाएगी। जब उनके पास अतिरिक्त ऊर्जा आ जाएगी तो वो भी क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने से नीचे वाले अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल बंधा हुआ था उनको धीरे धीरे वो क्या करेंगे, कम करेंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह आकर्षण बल खत्म हो जाएगा, कोई भी आकर्षण बल नहीं रहेगा, तो वो जो अणु है वो भी क्या होंगे, उड़ जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे, और उनकी जगह नीचे वाले अणु ले लेंगे। तो ये प्रक्रिया क्या निरंतर चलती रहती है। ऊपर वाले अणु वाष्पीकृत होते रहते हैं, उनकी जगह दूसरे वाले अणु ले लेते हैं, वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, उसके बाद नीचे वाले से और अणु आ जाते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो द्रव है, पूरा का पूरा जो जल है वो धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सतह के जो अणु हैं उनके पास में कुछ मात्रा में ज्यादा ऊर्जा होती है, तो वो धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकृत कहते हैं। बिना जल को उबाले, बिना 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे और वह जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह जो क्रिया है इसी को अपन कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण पता चल गया। ये परिभाषा यहां से आप दोगे, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ये यहां से लेकर यहां तक आप वाष्पीकरण की परिभाषा दोगे। बात समझ में आ गई। इसके 2 उदाहरण आप दे सकते हैं कि गीले कपड़ों का सूखना, और एक एग्जाम्पल यहां और था कि जल को खुला छोड़ने पर धीरे धीरे उसका कम होना, धीरे धीरे वो वाष्प क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। एक एटमॉस्फेयर क्या होता है और जो दाब है उसका मात्रक क्या होता है, ये शायद 8वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, और एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है ये आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल। एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1.01 गुणा 10⁵5 पास्कल। ये आप याद रखोगे। जब भी अपन न्यूमेरिकल करते हैं उनमें जब अपन इसको काम में लेते हैं तो हम केवल 10⁵5 पास्कल ही लेते हैं, क्योंकि 1.01 आ गया ना तो इसको 1 ही माना जाता है, और 1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो इसलिए हम जब गणना करते हैं, जब न्यूमेरिकल करते हैं, तब हम
कितना लेते हैं? 10⁵5 पास्कल लेते हैं। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये जो वायुमंडल है आपके चारों तरफ, इसमें जो भी दाब है, जो भी प्रेशर है जो हमारे शरीर पर लग रहा है, सभी वस्तुओं पर लग रहा है, वो कितना है? 1 वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। इसे सामान्य दाब कहते हैं। तो आप यहाँ पर एक तो दाब का मात्रक याद रखोगे और एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, कितना पास्कल होता है, इसको आप याद रखोगे। हमारे नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये अपन पहले पढ़ चुके थे, जो पुरानी किताब से अपन ने जब पढ़ा था। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? वायुमंडल, खाने के जो कण हैं वो वायुमंडल में मिक्स हो जाते हैं और वायु के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं और इस प्रकार से वे जो अणु हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो जो ठंडा खाना है, ठंडे खाने के अणु ज्यादा गति नहीं कर सकते, इसलिए वो किचन से बाहर नहीं आते और हमें ठंडे खाने की खुशबू बाहर नहीं आती। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म खाना रहता है और गर्म कण में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। अब ज्यादा होती है तो वो गति जल्दी करते हैं, ठीक है, गतिशील अवस्था में आप होते हैं तो ज्यादा जल्दी गति कर लेते हैं और जल्दी हम तक पहुंच जाते हैं। इसकी तुलना ठोस और द्रवों के विसरण से करते हैं। विसरण का मतलब होता है फैलना, निकलना, किसी एक चीज से बाहर निकलना, फैलना, उसको कहते हैं विसरण। अब अपन बात करते हैं ठोस और द्रव की। एक अपन पात्र लेते हैं, उसमें अपन ने ठोस पदार्थ लिया, क्या वो ठोस पदार्थ गति करके बाहर आ सकता है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। कोई भी ठोस पदार्थ किसी भी पात्र से, चाहे उसमें छिद्र हो, उससे वो ठोस पदार्थ बाहर नहीं आ सकता। अब अपन बात करते हैं द्रव की। हमने एक पात्र में द्रव भर रखा है और उसमें छोटा सा छिद्र है, तो उस छिद्र से द्रव बाहर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो इसका मतलब क्या अपन कह सकते हैं कि जो विसरण है, विसरण मतलब किसी भी छिद्र से किसी वस्तु का बाहर निकलना, किसी पदार्थ का बाहर स्रावित होना, वो उसको अपन कहते हैं विसरण। तो ठोस की तुलना में द्रवों का विसरण ज्यादा होगा, मतलब द्रव जो है वो जल्दी ज्यादा किसी पात्र से बाहर निकलकर फैल सकता है। अब अपन बात करते हैं किसकी? गैस की। अब गैस ये पदार्थ जो है उसको अपन किसी डिब्बे में भरते हैं और उस डिब्बे में भरकर हम देखते हैं तो गैस द्रव की तुलना में बहुत जल्दी बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो यही बात अपन अगर वो करें कि किचन रसोई में जो है वो गर्म खाने की महक, जो गंध है, जो सुगंध है, वो बाहर तक आ जाती है, खुशबू बाहर तक आ जाती है, तो उसके जो फैलने की जो दर है, गैस जितनी जल्दी फैलता है द्रव उतनी जल्दी नहीं फैल सकता और ठोस तो बिल्कुल भी नहीं। तो अपन ये कह सकते हैं कि विसरण सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में। गैस से थोड़ा कम किस में होता है? द्रव में। और द्रव से और कम किस में होता है? ठोस में। मतलब विसरण की जो प्रक्रिया है ठोस में बहुत कम, नगण्य के बराबर, फिर द्रव में थोड़ी ज्यादा और फिर गैस में सबसे ज्यादा होती है। तो ये अपन यहां कह सकते हैं इसको। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो गैस में सबसे ज्यादा विसरण होता है और द्रव में कुछ कम और ठोस में एकदम नगण्य के बराबर। तो आज आप इतना ही पढ़ेंगे। ये पूरा आप दोबारा देखोगे। ये क्वेश्चन जो है ये असाइनमेंट में या तो आपको मिल जाएंगे और नहीं भी मिले तो आप वीडियो देखकर इन क्वेश्चनों के आंसर मुझे जरूर असाइनमेंट में डालकर भेजोगे। मैं देखती हूँ कितने बच्चों के आंसर मेरे पास पहुंचते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको जैसे भी आ रहा है, गलत आ रहा है तो आप गलत करके भेजो, ठीक है। आपकी गलती को मैं दूर करूंगी, मैं आपको वापस बताऊंगी कि ये कैसे आया। तो मेरा जो चेक करने का जो प्रक्रिया है या आपकी गलती निकालने की जो प्रक्रिया है वो आप तक जरूर पहुंचेगी वापस।
तो आप इन क्वेश्चनों को करके मुझे जरूर भेजें, जिससे मुझे ये पता लगे कि आप लोग ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आपकी ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों बाद में वो टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उनका आप रिवीजन करते रहना, उनमें से ही क्वेश्चन देकर आपका टेस्ट लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आप कितना कुछ कर लेते हैं, कितना आपके समझ में आ रहा है। तो इसलिए इन क्वेश्चन के आंसर आपको जैसे भी आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, जैसा भी आप कर पा रहे हो, इनके आंसर मुझे आप जरूर भेजोगे। बात समझ में आ गई सबके? तो ये प्रश्न करोगे। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, उनके आंसर तो मैंने आपको बताए थे। देखिए यहाँ ये प्रश्न मैंने किए थे, बताए थे आपको, तो इनके आंसर भी मेरे पास नहीं पहुंचे। मैंने आपको कहा था कि इनको आप लिख कर आप मेरे पास भेजोगे असाइनमेंट में। आपको अगर असाइनमेंट भेजना नहीं आता है तो आप अमित जी सर से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि हम असाइनमेंट कैसे भेजें, या संबंधित आपके जो क्लास टीचर हैं उनसे आप बात करें और उनसे बात करके आप असाइनमेंट की जो प्रक्रिया है कि कैसे भेजा जाएगा वो आप पूछें, ठीक है ना। लेकिन ये कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका टेस्ट होने वाला है। अगर आप ये प्रक्रिया आप नहीं समझोगे तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सीरियसली, एकदम सीरियस होकर आप इस मैटर को पढ़ें और ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ ये करके मुझे असाइनमेंट में जरूर भेजें। मैं बार बार कह रही हूँ, आप असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं, असाइनमेंट में आप मुझे भेजें इनके आंसर लिखकर, और तो मुझे पता लगेगा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।